हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस फोर्सेस एकेडमी। और आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे जो क्राइसिस अभी मणिपुर में हुआ है या जो चल रहा है उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो आप सबको पता है कि मणिपुर इंडिया का एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, जो छोटा सा स्टेट है। उसकी पॉपुलेशन जो है वो जो बड़े बड़े जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं या सदर्न स्टेट्स हैं उससे काफ़ी कम है। हाँ, जो ज्योग्राफी है या जो इन्वायरमेंटल डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है स्टेट में। एंड इट इज़ ऑल्सो होम टू सम ऑफ द ब्यूटिफुल फॉरेस्ट एंड एनिमल्स एंड फ्लोरा एंड फौना विच यू कैन फाउंड ओनली इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अगर हम मणिपुर के की थोड़ी अगर लोकेशन की बात करें तो मणिपुर इंडिया का ईस्टर्न स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। जो नॉर्थ में नागालैंड और असम, ईस्ट में नॉर्थ में नागालैंड, नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट में आसाम से बॉर्डर शेयर करता है, और साउथ में मिजोरम से। और उसके बाद जो बाकी हिस्सा बच जाता है ईस्टर्न का और साउथ ईस्टर्न का, वहां पे म्यांमार इज ब्लॉक्ड। म्यांमार जो है वो मणिपुर के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट स्टेट है और बॉर्डरिंग स्टेट भी आप कह सकते हैं। अभी जो लेटेस्ट आउटब्रेक आप मणिपुर में देख रहे हैं वो बेसिकली 2-3 तारीख से शुरू हुआ है। बट इसका जो शुरुआत है वो मणिपुर हाईकोर्ट के एक जजमेंट के बाद से बेसिकली द प्रोटेस्ट एंड द स्पीचेस एंड रैलीज जो हैं वो स्टार्टेड हैपनिंग। वो ये था कि स्टेट गवर्नमेंट को हाईकोर्ट ने डायरेक्ट किया कि जो मणिपुर की मेजॉरिटी कम्युनिटी है, मीती कम्युनिटी, एथनिक कम्युनिटी, उसके कुछ ग्रुप्स को शेड्यूल ट्राइब में यानी कि एसटी के स्टेटस में लाने के लिए रिकमेंडेशन यूनियन गवर्नमेंट को भेजी जाए। अब ये जो मीती कम्युनिटी है उनका, जो कि मेजॉरिटी कम्युनिटी है मणिपुर की, और उनका मानना ये है कि क्योंकि मणिपुर के इंडियन यूनियन में मर्ज करने से पहले उनका मानना यह था कि कुछ उनके ग्रुप्स को ट्राइबल स्टेटस मिला हुआ था, तो वो ये चाहते हैं कि अब आज की तारीख में, क्योंकि पहले उनको मिला हुआ था, तो आज भी उनको कॉन्स्टिट्यूशन में ये ट्राइबल स्टेटस दिया जाए। लेकिन ये जो उनका डिमांड है और ये जो कोर्ट का ऑर्डर है, इसका ऑपोजिशन जो है वो स्टेट की जो हिल ट्राइब्स हैं उन्होंने किया है। अब यहाँ पे आपको ये समझना जरूरी है कि मणिपुर का जो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन है उसमें लगभग 50% से ज्यादा, ऑलमोस्ट 53% जो है पॉपुलेशन वो इम्फाल के वैली रीजन से आती है, और वो पॉपुलेशन जो है वो मीतीज की है। इसके अलावा स्टेट की जो 60 असेंबली सीट्स हैं, यानी कि जो स्टेट लेजिस्लेचर की 60 सीटें हैं, उसमें से लगभग 40 पे इस कम्युनिटी का डोमिनेंट प्रेजेंस है, बिकॉज अगेन मेजॉरिटी कम्युनिटी है। जब हम ट्राइबल पॉपुलेशन की बात करते हैं तो ये ट्राइबल पॉपुलेशन लगभग 40% है उस स्टेट की, मणिपुर की, और ये प्राइमरली हिल डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। तो अब ये जो ट्राइबल्स हैं, ये जो हिल ट्राइब्स हैं, इनका मानना ये है कि क्योंकि मीती कम्युनिटी मेजॉरिटी कम्युनिटी है और क्योंकि प्लेन रीजन से आती है और उनका इकोनॉमिक डोमिनेंस और जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक एडवांसमेंट या पॉलिटिकल डोमिनेंस है, वो अगर उसके साथ वो एसटी स्टेटस भी उनको मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं जो ट्राइबल्स का जो अपना जो रिजर्वेशंस हैं, जो राइट्स हैं, वो कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। क्योंकि मेजॉरिटी मीती कम्युनिटीज की अगर डिमांड को ये स्पेशल स्टेटस मिल जाता है तो इसका मतलब ये होगा उनको राइट टू फार्म का फॉरेस्ट लैंड पे होगा, उनको राइट मिल जाएगा, लो कॉस्ट बैंक लोन्स हैं, एजुकेशन फैसिलिटीज हैं, रिजर्वेशंस वगैरह। हालांकि यहाँ पे ये बात आपको और जाननी जरूरी है कि ऑलरेडी मीती कम्युनिटी के बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं उनके पास ओबीसी और शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन है। तो ये दोनों कम्युनिटीज के बीच में मोटा मोटा ये इस पूरे के पूरे रीजन को लेके अभी ये जो सारा का सारा जो झगड़ा है वो शुरू हुआ है। अब इसमें बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं, नेगेटिव्स हैं। जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसके अपने चैलेंजेस हैं, उसके अपने राइट, उसके अपने रीजंस हैं। जो जो ट्राइबल्स पॉपुलेशन है उनके अपने रीजंस हैं। तो अब इसमें सबसे बड़ा चीज जो हमें समझने वाली वो ये है कि क्योंकि मणिपुर प्रेडोमिनेंटली 2 ज्योग्राफिकल जोन्स में बटा हुआ है, एक हिली रीजन है जहां पे ट्राइबल्स हैं, हिल ट्राइब्स हैं, और एक वैली रीजन है इम्फाल और उसके आसपास का जहां पे मीती कम्युनिटीज है। अब हुआ यह है कि क्योंकि मणिपुर में डेवलपमेंट जो है वो
ज्यादातर डेवलपमेंट वैली एरियाज में हुआ है, बिकॉज ज्योग्राफी की वजह से डेवलपमेंट जो हिल एरियाज हैं उसमें वहां पे डेवलपमेंट थोड़ा मुश्किल है, उसका प्रोसेस और उसका जो तरीका है वो थोड़ा धीमा है। और दूसरा, क्योंकि ज्यादातर एरियाज वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंडर आते हैं, तो वहां पे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं, रिजर्व फॉरेस्ट हैं, तो फिर वहां पे डेवलपमेंट उतना स्पोरेडिकली, मतलब इतना ज्यादा जल्दी जल्दी नहीं हुआ है। तो उस वजह से दोनों जो कॉम्पोजिशन है पॉपुलेशंस के, वो उनके अपने अपने सेट ऑफ चैलेंजेस हैं, तो उसको लेके समय समय पे ये क्लैशेस होते रहते हैं। दिस इज बेसिकली पार्ट ऑफ अ सोसाइटी वेयर देर इज अ लैक ऑफ रिसोर्सेज। तो जहां कहीं पे भी लैक ऑफ रिसोर्सेज होगा या जहां कहीं पे भी डेवलपमेंट का प्रोसेस वेल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, तो वहां पे आपको इस तरीके के सोशल इश्यूज जो हैं या जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं उसके ऊपर कम्युनिटीज के क्लैशेस की बातें आपको सुनने को मिलेगी। यहाँ पे स्टेट का काम ये है कि ज्यादा से ज्यादा डायलॉग हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में बातचीत हो, ताकि ये जो बेसिकली जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं सोसाइटी के, जिनको दोनों ही कम्युनिटीज में इस तरीके की बातों को बेसिकली फ्लेम आउट करने का मौका मिल जाता है, वो ना मिले। अब एज अ मेजर कम्युनिटी अगर मैं मीतीज की बात करूं, तो एज पर देयर मेजोरिटी इन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट and in terms of access to certain services, so they are better placed in terms of social, political और economic जो parameters हैं, educational parameters हैं, उसमें वो better placed हैं as compared to tribal population। अब जो बाकी के ट्राइब्स हैं उनका मानना ये है कि सिंस दे आर मेजोरिटी कम्युनिटी एंड दे आर ऑलरेडी बेटर प्लेस्ड, तो उनका जो एक एसटी स्टेटस है जिसकी वजह से उनको वो रिजर्वेशन मिलता है, जिससे दे हैव दैट एज ओवर द लार्जर कम्युनिटी, तो वो उसको बचा के रखना चाहते हैं। तो बेसिकली दोनों तरफ से अपने अपने वैलिड रीजंस हैं, जिसको लेके दोनों ही ग्रुप्स जो हैं वो आमने सामने आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो मेजोरिटी कम्युनिटी है मीतीज, उनकी डिमांड जो है एसटी स्टेटस की, वो इस बात पे भी है कि उस कम्युनिटी के कुछ सेक्शंस को ये भी लगता है कि उनका जो ट्रेडिशनल होमलैंड यानी कि जो वैली एरियाज है जहां पे उनका एक प्राइमरी राइट है, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो ट्रेडिशनल लैंड्स हैं उस पे जो राइट होता है उसको वो एक तरीके से सैक्रोसैंक्ट मांगते हैं, जैसे हिल ट्राइब्स में। लेकिन हुआ ये है कि क्योंकि हिल एरियाज में ज्यादातर लैंड एसटी स्टेटस के अंदर आता है, तो मीतीज कैन नॉट बाय लैंड इन द हिल डिस्ट्रिक्ट्स, बट ट्राइब्स जो हैं वो आके वैली एरियाज में लैंड ले सकते हैं। तो इस वजह से जो मीती कम्युनिटी के लोग हैं उनको ये लगता है कि उनके होमलैंड में the people are coming and settling down, but we do not have the right to access their land। तो एक ये भी दोनों ही कम्युनिटीज के बीच में प्रॉब्लम है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जो मणिपुर का जो पूरा का पूरा ज्योग्राफी है उसमें हिली एरिया ज्यादा है, और वैली रीजन जो है द परसेंटेज ऑफ लैंड इन अ प्लेन सर्फेसेज और इन अ वैली एरिया वो थोड़ा कम है। तो हिल्स में ज्यादा लैंड भी है और उनके पास वो एसटी स्टेटस भी है, हालांकि वो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, और उनका डेवलपमेंट अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो मेजोरिटी यानी कि मीतीज से काफी कम है। तो एक दूसरे के कुछ ना कुछ जो बेनिफिट्स हैं, वो चाहे मेजोरिटी की वजह से हो या वैली रीजन में ज्यादा डेवलपमेंट की वजह से हो या हिल्स में ज्यादा राइट्स होने की वजह से, तो दोनों ही कम्युनिटीज एक दूसरे को एनवी करती है किसी ना किसी चीज को लेके। अब अगर आप डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे बड़ा रीजन ये जो आज आप देख रहे हैं उसका मेन रीजन डेवलपमेंट ही है, क्योंकि मणिपुर में जो डेवलपमेंट है वो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अगेन ज्योग्राफी की वजह से, लीगल जो लिमिटेशंस हैं उसकी वजह से ज्यादातर हिली एरियाज आर अंडर डेवलप्ड। मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट जो मणिपुर में हुआ है वो वैली एरियाज में हुआ है, यानी कि नीति लैंड पे हुआ है, होमलैंड पे हुआ है। तो इस वजह से दोनों ही कम्युनिटीज के बीच में कहीं ना कहीं एक बैकवर्ड और फॉरवर्ड को लेके एक टसल है, जो टसल आपको नॉर्थ इंडिया के किसी भी स्टेट में देखने को मिल जाएगा, या सदर्न इंडिया में जब कम्युनिटीज के बीच में, जैसे यूपी बिहार में आप जाएंगे तो वहां पे बैकवर्ड और फॉरवर्ड्स के बीच में भी इस तरीके के जो डेवलपमेंटल डिफरेंसेस हैं वो समय समय पे आपको देखने को मिलते हैं। तो वही सेम चीज कहीं ना कहीं आपको यहां पे भी देखने को मिल रही है, जहां पे बेसिकली दो कम्युनिटीज का जो ग्रुप है और जो काफी ही डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनके बीच में बेसिकली राइट्स को लेके एक तरीके का स्ट्रगल है। उस स्ट्रगल में अभी सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल हो गई, बिकॉज पीपल हैव स्टार्टेड
बिहेविंग वायलेंटली। अब उसको लेके द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव टू बकल अप, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हम किसी भी हालत में बिगड़ने नहीं देना चाहते। रीजन उसका ये कि पहली बात तो इट इज इम्पॉर्टेंट दैट ईच एंड एवरी इंडियंस लाइफ और ह्यूमन लाइफ की एक जो वैल्यू है वो होनी चाहिए। दूसरा, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान हो रहा है, अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं उसी डेवलपमेंटल प्रोसेस को और धीमा कर देगा। तो ये सारी चीजों को लेके द गवर्नमेंट्स आर वर्किंग। दूसरी चीज ये भी है कि क्योंकि मणिपुर एक बॉर्डर स्टेट भी है, जहां पे म्यांमार में अगर कुछ होता है तो उससे भी बहुत सारे माइग्रेंट्स का इशू हो जाता है, रेफ्यूजीज का। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख के बोथ द यूनियन एंड द स्टेट हैज टू वर्क टुगेदर इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस सिचुएशन। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये बेसिकली जो मेजोरिटी वैली एरियाज में लोग रहते हैं और जो हिल ट्राइब्स हैं, इनके बीच का स्ट्रगल है राइट्स को लेके। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो भी आप सुन रहे होंगे। जैसे एक चीज आज आपने सुनी होगी कि सेंटर ने आर्टिकल 355 इन्वोक किया। 355 क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 355 में बोलता है कि अगर स्टेट्स में, किसी भी स्टेट में एक्सटर्नल एग्रेशन या इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से कोई प्रॉब्लम है जिसमें यूनियन की मतलब स्टेट को कोई खतरा है, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट्स अगेंस्ट दोज। तो बेसिकली जो एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस की बात नेशनल इमरजेंसी में की गई है कि अगर इन 3 ग्राउंड्स एग्जिस्ट करते हैं तो सेंटर टेक ओवर कर सकता है। उसी में एक एक्सटेंशन है आर्टिकल 355 जो बोलता है यूनियन की ये ड्यूटी है कि हर स्टेट को वो किसी भी प्रकार के एक्सटर्नल एग्रेशन यानी कि बाहरी खतरे से, एक्सटर्नल एग्रेशन का मतलब ये है कि किसी दूसरे कंट्री ने अटैक कर दिया, या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस यानी कि स्टेट की अपनी इंटरनल सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि स्टेट से संभल नहीं रही, तो उस केस में सेंटर की ये जिम्मेदारी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करे। तो इसी आर्टिकल को आज इन्वोक करके सेंटर ने मणिपुर का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जो सिक्योरिटी है, उसको टेक ओवर किया। क्यों? क्योंकि ये सेंटर की ड्यूटी है। इसी में नेशनल इमरजेंसी के बाद स्टेट इमरजेंसी है, आर्टिकल 356। इसके बाद वाला जो आर्टिकल है वो स्टेट इमरजेंसी की बात करता है। वो बोलता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट सेंटर के बनाए हुए नियम कायदे कानून के हिसाब से नहीं चल रही है, या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के हिसाब से नहीं चल रही, या जो उनको कॉन्स्टिट्यूशनली काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उनको टेक ओवर किया जा सकता है। तो आर्टिकल 356 ये पावर भी सेंटर को देता है कि अगर स्टेट का गवर्नमेंट स्टेट को ठीक से नहीं चला पा रहा है तो वो उसको टेक ओवर भी कर सकते हैं। इसमें आर्टिकल 365 भी है जो बोलता है कि अगर सेंटर के दिए हुए दिशा निर्देशों को स्टेट ठीक से नहीं मानता है तो भी सेंटर उसको टेक ओवर कर सकता है अंडर आर्टिकल 356। तो ये सारी प्रावधान जो है, जो आर्टिकल्स हैं, वो यूनियन को एम्पावर करते हैं स्टेट की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। रीजन उसका यही है कि क्यों करते हैं, क्योंकि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री वेयर यूनियन हैज बीन गिवन, यूनियन इज द गार्जियन। हमारा जो यूनियन गवर्नमेंट है वो गार्जियन है, उसका जिम्मेदारी है कि स्टेट एक हद तक इंडिपेंडेंट है अपने कामों को करने के लिए, लेकिन अगर कभी स्टेट के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो कहीं ना कहीं पूरे कंट्री को अफेक्ट करेगी, देन यूनियन हैज टू एक्ट। इसके अलावा 2-3 चीजें अभी आप और सुन रहे होंगे। जैसे आपने सुना होगा ILP, इनर लाइन परमिट सिस्टम। अब इनर लाइन परमिट सिस्टम क्या है? इनर लाइन परमिट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स में था, अरुणाचल में है, नागालैंड में, त्रिपुरा में, हाल के दिनों में मणिपुर में आया है। इनर लाइन परमिट सिस्टम क्या बोलता है? इनर लाइन परमिट सिस्टम बेसिकली ये बोलता है कि आपको इन जगहों पे जाने से पहले स्टेट से परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी कि जैसे अरुणाचल किसी को जाना है या मणिपुर जाना है तो आपको इनर लाइन परमिट सिस्टम में पहले वहां के गवर्नमेंट या वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये क्यों किया जाता है? जनरली उस जगह की जो डाइवर्सिटी है, जो ट्राइबल इंटरेस्ट है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो उसके बारे में भी आप पढ़ेंगे या सुनेंगे। इसके अलावा आप 6th शेड्यूल भी सुनेंगे। 6th शेड्यूल क्या है? 6th शेड्यूल ये बोलता है कि इंडिया में 4 स्टेट्स जो हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यहां पे ये है कि क्योंकि यहां पे कुछ ट्राइबल पॉपुलेशंस हैं, उनके कुछ स्पेशल राइट्स हैं, तो उनके कल्चर आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए वहां पे स्टेट गवर्नमेंट को और वहां के गवर्नर को ये डायरेक्शंस दिए गए हैं कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको मिला के
कुछ ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाया जाए ताकि वहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन जो है, वहां के जो लोकल लोग हैं, वो भी वहां के जो रूल मेकिंग है और वहां के लेजिस्लेशन में हिस्सा ले सके। तो ये तमाम सारे जो चीजें हैं वो आज आप अभी आप न्यूज में सुनेंगे इसके बारे में। जैसे एडीसीज के ऊपर चर्चा है कि बहुत सारी जगहों पे एडीसी का डिमांड है। फिर उसके बाद इनर लाइन परमिट सिस्टम को लेके भी पूरा डिबेट है कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। फिर उसके ऊपर से जो प्रेजेंट क्राइसिस है वो तो है ही है। फिर उसके ऊपर से मणिपुर में रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को लेके भी स्टेट गवर्नमेंट्स के कुछ ऑर्डर्स हैं जिसको ट्राइबल्स जो हैं वो एनवी कर रहे हैं, बेसिकली उसको मानने से मना कर रहे हैं। रीजन उसका ये है कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ फॉरेस्ट को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंडर डाल रही है। अब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आ जाएगा तो आप वहां रह नहीं सकते। अब वहां जब आप रह नहीं सकते तो यानी का मतलब है कि आपको एविक्ट किया जाएगा। अब क्योंकि ज्यादातर पॉपुलेशन जो एविक्ट की जा रही है वो ट्राइबल्स की है, क्योंकि वो उन पर्टिकुलर फॉरेस्ट को एक्सेस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो फिर उसको मेजोरिटी को ध्यान में रख के देखते हैं कि क्योंकि मेजोरिटी के ज्यादातर लोग गवर्नमेंट में हैं तो उनको लगता है कि ये हमारे को ऐसे टारगेट कर रहे हैं। तो है बेसिकली है ये कि क्योंकि लैक ऑफ कम्युनिकेशन है और लोगों के बीच में डिफरेंसेस हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उसमें ब्रिज बनाने की जरूरत है कि किस तरीके से इन सारे लोगों को एक साथ लाया जा सके और उनके जो जेन्युइन कंसर्न्स हैं उनको हम टैकल कर सके। तो दीज आर द थिंग्स विच आर हैपनिंग करेंटली इन मणिपुर, एंड होपफुली ये सारी चीजें जल्दी ठीक हो जाएंगी एंड पीपल विल अगेन स्टार्ट लिविंग पीसफुली एंड हैप्पीली। बट हाँ, इसमें से 2-3 चीजें जो पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने, वो ये पहला, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसका मेन वजह होता है डेवलपमेंट, जो या तो बहुत ज्यादा वन साइडेड होता है या फिर बहुत ज्यादा स्पोरेडिक होता है, यानी कि हर जगह नहीं होता। और दूसरा ये है कि लैक ऑफ डायलॉग क्रिएट्स अ सिचुएशन वेयर जो नेगेटिव आर्ग्यूमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं हाईलाइट हो जाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि क्योंकि दोनों ही ग्रुप्स जो हैं उनके रिलीजन्स भी डिफरेंट हैं, तो इस वजह से कहीं ना कहीं कुछ कम्युनल एलिमेंट्स को भी वो मौका मिल जाता है उस फ्लेयर को बढ़ाने का। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। सो दिस इज ऑल विथ व्हाट इज हैपनिंग इन मणिपुर राइट नाउ, एंड सेंटर एंड स्टेट बोथ आर वर्किंग टुगेदर इन ऑर्डर टू basically tone down the situation, and let's hope that everything will get okay in coming days. So that's it all. और ये किस तरीके से होगा, यू कैन फॉलो अप इन द कमिंग डेज, आप उसको न्यूज़पेपर में फॉलो कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, एंड होपफुली आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्टेट ऑफ मणिपुर में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।